हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी रूप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के क्रैश कोर्स के लिए, जो 100 डेज का हमारा क्रैश कोर्स है। इसमें पिछली मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और अगर आपने अभी तक मेरी उन क्लासेस को नहीं देखा है तो इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप पहले उन 2 वीडियोस को देखें। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, लेकिन उससे पहले आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं और मिस्टर प्रकाश केसरवानी सर ने आपकी रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि हमें ग्लोब क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं और ये कहाँ से पास करते हैं, और इन सब की विशेषताएं मैंने आपको बताई और उन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने बताए। क्या संभावित प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत की अवस्थिति क्या है और भारत का विस्तार कहाँ तक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारत के दूरतम बिंदु कौन कौन से हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी जगहें हैं और कौन कौन सी समय और मानक रेखाएं हैं जो भारत से होकर गुजरती हैं और किन राज्यों से गुजरती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो खड़ी होती हैं और जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। मैंने कल की क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो हमारी इक्वेटर होती है यानी विषुवत रेखा, वो हमारी जो 0 डिग्री हमारी होती है विषुवत रेखा, ये हमारी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। और जो 0 डिग्री की हमारी लॉन्गिट्यूड होती है इसे ही 360 डिग्री कहते हैं और ये हमारी देशांतर रेखा होती है, 0 डिग्री या 360 डिग्री। कल मैंने इन सब के बारे में चर्चा की है और अगर आपने नहीं देखा तो हमारा वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करें। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये भारत का नक्शा है और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी अक्षांश रेखा कौन सी और देशांतर रेखा कौन सी है और कहां कहां से वो गुजरती हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम अक्षांश रेखा की बात करें तो ये है भारत और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ये जो इक्वेटर है ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बराबर हिस्सों में बांटता है। तो अगर हम यहाँ पर भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश तक जाता है। उसका फैलाव है, उसका विस्तार है। अगर हम उत्तर दक्षिण फैलाव या उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें तो देखिए, भारत का जो दक्षिणी अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ऐसे अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो जैसा आपको पता है कि ये 0 डिग्री या 360 डिग्री की जो देशांतर रेखा है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इधर हमारा पूर्वी गोलार्ध है और इधर हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। तो भारत, जैसा कि हम जानते हैं, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत की देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक विस्तारित है। तो देखिए, आपको ये जो डिजिट्स हैं ये याद रखनी है। ये क्वेश्चन अगर देशांतर और अक्षांश से पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है और कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। क्योंकि ये डिजिट्स हैं इसलिए डिजिट्स में क्या होता है, देखिए अक्सर यही होता है कि हम लोग मतलब डिजिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं या डिजिट्स हमें याद नहीं रह पाती। तो इसको आपको बहुत ध्यान से याद करना पड़ेगा। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप इसको 3-4 बार मेमोराइज कर लेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैंने नक्शे को बनाकर यहाँ पर दर्शा दिया है कि कहां से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि भारत के नक्शे में और भारत के विस्तार में कितनी दूरी तक फैला हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत के फैलाव की कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है तो देखिए, अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करते हैं तो पूरब से पश्चिम में अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये इसका पश्चिम से पूर्व तक का फैलाव हो गया। और अगर हम उत्तर से दक्षिण के फैलाव की बात करें तो देखिए, उत्तर से दक्षिण के फैलाव के लिए ये तकरीबन 3214 किलोमीटर नीचे की ओर फैला हुआ है। तो ये जो भी डिजिट्स आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूं ये आपको याद होने चाहिए,
क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ देता है आरआरबी या रेलवे वगैरह के एग्जाम्स में, ग्रुप डी या एनटीपीसी में कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, क्योंकि लिटरली हम लोगों को ये याद नहीं रहता, डिजिट्स हम लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण के बीच की जो दूरी है और पूरब और पश्चिम के बीच की जो दूरी है वो लगभग बराबर है, सिर्फ 200 या 300 किलोमीटर का अंतर आता है। वैसे देखा जाए तो ये दूरी लगभग बराबर ही है। अब आइए बात करते हैं कि इसकी सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी होती है और उत्तर वाला सबसे बिंदु कौन सा है। तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और ये निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगर इसकी बात की जाए तो यह निकोबार द्वीप पर स्थित है, निकोबार द्वीप पर स्थित है। और देखिए ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ये जो मैंने आपको बताया ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है, ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है, ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। अब हम देखते हैं कि सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है या सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो देखिए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा यहां पर काराकोरम में स्थित है, और यह है लद्दाख में। काराकोरम की श्रेणियों में इंदिरा कॉल नाम का ये पॉइंट है, ये हमारा सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। और हम अगर सबसे पश्चिम वाले बिंदु की बात करें कि सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु आता है, तो देखिए यहां पर जो कच्छ का क्षेत्र है, कच्छ के क्षेत्र में गुहार मोटा, ये गुहार एक जगह है, ये हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। और अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो देखिए एक गांव है किबिथू, एक गांव है किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि भारत का अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97.5 डिग्री पूर्वी तक जाता है। और अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जाता है। और अगर हम द्वीपों को मिला लें तो अगर द्वीपों को मिलाने पर देखें तो इसका द्वीपों को मिला लेने पर, कंसिडर कर लेने पर जिसका अक्षांशीय विस्तार है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि तमिलनाडु से नीचे तक जो हमारा निकोबार द्वीप है वो गया हुआ है। तो अगर द्वीपों को मिला लें तो देखिए ये जो लाइन है ये फिर द्वीपों को मिला लेने से 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी प्रश्न में ये पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहां से कहां तक है, अक्षांशीय विस्तार, तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक बताना है। और अगर कभी ये पूछे कि संपूर्ण भारत का विस्तार कहां तक है अक्षांशीय, तो आपको 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक बताना है। आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप मेरे साथ ही बार बार रिकॉल कर लीजिए तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा, फिर आगे आप कभी प्रश्न अपने एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई इसके विस्तार की। अब हम बात करते हैं कि कर्क रेखा और समय मानक रेखा कहां से गुजरती है। तो जैसा कि हमें पता है कि भारत एक काफी बड़ा क्षेत्र है, अगर भूभाग में देखा जाए तो काफी बड़ा क्षेत्र भारत का आता है, और इतने बड़े क्षेत्र में भारत के सब जगह पर समय समान नहीं चलता। तो इसलिए भारत सरकार ने 82.5 डिग्री पूर्वी को भारत की मानक रेखा के रूप में निर्धारित किया है। अगर मैं बात करूं तो देखिए यह है 68.7 डिग्री और यह है 97.25 डिग्री पूर्वी। तो इन्हीं के बीच की जो रेखा है 82.5 डिग्री की, ये जो 82 डिग्री पूर्वी जो है, इसको समय मानक रेखा के रूप में भारत सरकार ने माना है, क्योंकि ये बीचों बीच होकर गुजरती है। तो आइए जानते हैं
अच्छा, और जैसा आपको पता होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो इसी के बीच में कहीं हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा हमारी कुछ ऐसे गुजरती है, ये हमारी कर्क रेखा हो गई। तो जो इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे अक्सर सवाल पूछा जाता है, वो ये है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती, तो देखिए कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, आप भी मेरे साथ दोहराइए ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए, आपको दोबारा बार बार उसको याद करने में मेहनत ना करनी पड़े। तो देखिए सबसे पहले गुजरात से, ये गुजरात का क्षेत्र यहां पर है, देख सकते हैं आप। तो पहले गुजरात से आती है, उसके बाद ये राजस्थान से होकर, ये राजस्थान का क्षेत्र राजस्थान से होकर बहती है। ये राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़े जिले से होकर कर्क रेखा जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा मध्य प्रदेश का इलाका है, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और फिर यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल का एरिया आता है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम से। तो आइए एक एक करके लिख लेते हैं। गुजरात के बाद राजस्थान से होकर गुजरती है। आपको ये सब याद होने चाहिए, आप मेरे साथ देखते भी चलेंगे और एक बार बोलते भी चलेंगे या नोट्स भी बना रहे होंगे, तो आपको ये आसानी हो जाएगी। राजस्थान के बाद देखिए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद देखा जाए तो त्रिपुरा, और 8वां राज्य है मिजोरम। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा के पास स्थित है। तो कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल पास स्थित है। अगर देखा जाए एक तरीके से कर्क रेखा पर ही स्थित है, ठीक है। तो ये 8 राज्य हमारे वो हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो 82.5 डिग्री हमारी समय मानक रेखा है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बार इसको और देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा, आपको दोबारा कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कर्क रेखा कितने डिग्री की होती है, 23 डिग्री आधा मिनट उत्तरी, और ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आइए देखते हैं कि हमारी मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी हमारी समय रेखा है, और ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है उसमें हमारा उत्तर प्रदेश, और ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में एक जगह है नैनी, तो ये नैनी से होकर गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है, प्रयागराज में है। उसके बाद अगर हम दूसरा राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश तीसरा राज्य है, छत्तीसगढ़,
चौथा राज्य है उड़ीसा और पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश। तो ये आपको 5 राज्य याद रखने हैं जहां से हमारी समय मानक रेखा होकर गुजरती है। ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये तो बात हो गई हमारी कर्क रेखा और समय रेखा के गुजरने वाले स्थानों की और राज्यों की। अब हम लोग देखते हैं कि टाइम कैसे निकाला जाता है और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भारत का समय कितना आगे है। तो इसको देखने से पहले कुछ मैथमेटिकल टर्म है जो आपको पता होने चाहिए, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये है 0 डिग्री देशांतर और ये है भारत से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ये इंग्लैंड में है। तो देखिए इसको निकालने से पहले हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि पृथ्वी 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है। देखिए ये बहुत आसान है। जैसे पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लेती है, 24 घंटे में। इसका मतलब ये हो गया कि 360 डिग्री ये 24 घंटे में घूमती है। ठीक है, 360 डिग्री ये 24 घंटे में घूमती है। अगर इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 360 डिग्री ये 1440 मिनट में घूमती है। 1440 मिनट। ये कैसे? अगर आप इस 24 को 60 मिनट से गुणा कर देंगे तो इतना ही आएगा। तो अगर देखा जाए तो 1 डिग्री कितने में घूमेगी? 1440 अपॉन 360, तो ये लगभग 4 मिनट में घूमेगी। तो अगर हम देखें तो 1 डिग्री 4 मिनट उसको घूमने में लग जाता है। अगर 1 डिग्री का घुमाव पृथ्वी हमारी जो घूम रही है, तो अगर 1 डिग्री उसको घूमना है तो 4 मिनट का वक्त उसे लग जाता है। तो अगर हम यहां से देखें कि ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी है हमारी, और पृथ्वी में अगर कहीं पर यहां पर 12 बजे हैं, अगर मान लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं और पृथ्वी घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो इस लाइन को यहां तक आने में कितना टाइम लग जाएगा? तो देखिए यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी होगी? तो अगर हम यहां से यहां के बीच की दूरी की बात करें, इस समय में यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री कितना हो जाएगा? 330 मिनट। तो ये कितना आएगा? लगभग 5 घंटे 30 मिनट। तो देखिए अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय समय से, इंटरनेशनल टाइम जोन से भारत का समय 5 डिग्री 30 मिनट है, आगे रहता है। ये आगे रहता है, पॉजिटिव में रहता है, क्योंकि जब हम दाएं हाथ पर जाते हैं पूरब में तो पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर बाएं हाथ में जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम समय से पहले जा रहे हैं, तो इधर नेगेटिव या ऋणात्मक लिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो भारत का मानक रेखा जो है वो 5.5 डिग्री पॉजिटिव में लिया जाता है। ठीक है, अब इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, सवाल कैसे पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे तो। देखिए बहुत सिंपल से सवाल इसमें आते हैं। सवाल इसमें कैसे आएंगे? आपसे कह दिया जाएगा कि मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 2 बजे हैं, तो यह पूछा जाएगा आईएसटी या भारत में समय कितना होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से हमें 82 डिग्री तक जाना है, तो कुल 82.5 अक्षांश देशांतर आएंगी। तो 82.5 देशांतरों को
हमें 4 मिनट से गुणा कर देना है और ये 330 मिनट आएगा, लगभग 5.5 घंटे आएंगे। और इस 5.5 घंटे के समय को हमें इसमें जोड़ देना है। तो ये लगभग, तो देखिए जब वहां पर 2 बजे होंगे 0 डिग्री पे, तो हमारे भारत में 7:30 बजे होंगे शाम के। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर साढ़े 12 डिग्री पूछ लिया है कि अगर 12:30 डिग्री पर 12:30 डिग्री पूर्वी पर 2 बजे हैं तो भारत में कितने बजे होंगे। तो देखिए बहुत आसान है, 82.5 डिग्री में से 12:30 डिग्री निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। और 70 डिग्री को जब 4 मिनट से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 280 मिनट। और 280 मिनट का मतलब कितना हो गया, 4 घंटे 40 मिनट। तो अगर भारत में समय देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2 वहां बजे, इसमें 4 घंटे 40 मिनट और आपको जोड़ देने हैं, तो ये हो जाएगा शाम के 6:40। तो ऐसा हम देखते हैं कि जहां कहीं से भी सवाल आएगा, अब हम उसको करने में सक्षम हैं, हम उसको आसानी से कर लेंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है, आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। आप 1 बार या 2 बार देख लेंगे, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा और सब चीज यहीं पे याद हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि आज हमारा ये अवस्थिति और विस्तार और जो देशांतर और अक्षांश का ये जो हमारा टॉपिक है, ये यहीं पर समाप्त होता है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत राज्य किन किन देशों के साथ सीमाएं बनाता है, भारत की भौगोलिक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, और भारत के कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, भारत की कौन कौन से द्वीप हैं, भारत की तट रेखा कितनी है, भारत के तट से लगने वाले कितने राज्य हैं। इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इससे बेनिफिट हो सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।